हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आरजीपीवी के मैथमेटिक्स 3 के सेमेस्टर 4 का जो कोर्स है उस पे हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो है वो 5 जुलाई को होने वाला है। और इस सीरीज़ में हमने मैथ मॉड्यूल 1 से रिलेटेड कई सारे एमसीक्यूज़ कर लिए थे। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ध्यान होगा। और उसके बाद कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया है और कई कमेंट भी आए कि सर वी नीड दी मॉड्यूल 2। सो उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, 2 दिन लगे, लेकिन हाँ ये बन के रेडी है। और आज हम न्यूमेरिकल मेथड 2 और मॉड्यूल 2 जो है मैथमेटिक्स 3 के आरजीपीवी का, वो हम देखेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आज हम करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड नियरली 25 मॉड्यूल 1 से रिलेटेड 25 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यू किए थे। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन सही रहे। और वन मोर थिंग, ये चीज़ जो है ना वो देख के थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि आप देख रहे हो, देखने में टोटल 100% जो लोग देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, उसमें से 83% लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत बुरी बात है। प्लीज़ यार, थोड़ा मेहनत की इज्जत तो करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। 17% लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया, थोड़ी इज्जत रख ली। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट्स सी दी एमसीक्यूज रिलेटेड टू मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में एक्चुअली आपके कोर्स में है क्या? मॉड्यूल 2 में आपके पास है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। नहीं है यहाँ पे, आई डोंट नो आपके इस कोर्स में डिफरेंशिएशन यहाँ क्यों लिखा है, बिकॉज ये जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का पोर्शन है वो यहाँ है। दिस इज इन द मॉड्यूल 3, नॉट इन मॉड्यूल 2। अभी हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यहाँ क्यों लिखा है, आई डोंट नो, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जो पोर्शन आपका मॉड्यूल 2 है वो टोटली है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन दोनों से रिलेटेड आपका ये मॉड्यूल 2 है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो क्या है आपके पास, कि एक आपको मैच करना है ये ए रंगे कुट्टा मेथड आउट ऑफ दिस 4 किसको ज़्यादा सुटेबल, कौन सा ऑप्शन इसमें से ज़्यादा सुटेबल है रंगे कुट्टा मेथड के लिए। तो रंगे कुट्टा मेथड किस लिए यूज़ होता है? ऑब्वियसली इट इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। सिम्पसन्स रूल आपको पता है किस लिए यूज़ होता है? सिम्पसन्स रूल इज़ एक्चुअली यूज फॉर सॉल्विंग दी इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, जिसका स्टडी हम आज भी करेंगे। गॉस-सिडल मेथड इज़ यूज्ड फॉर, इट इज़ आइटरेटिव मेथड, सो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आता है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था, और लास्ट आपने मॉड्यूल में देखा था, कि जो ये न्यूटन रैप्सन मेथड है वो किस लिए यूज़ होता है? हमें रूट फाइंड करने के लिए, कोई भी अलजेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल रूट इक्वेशन हो तो। ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन जो नीचे में से इसको करेक्ट है वो हम देखते हैं। सो आप देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ए जो है, ए इज़ मैचिंग विथ 3। ओके, सो ए इज़ मैचिंग विथ 3 and B is matching with 1. The correct option for B is 1. For C it is 4 and for D it is 2. ठीक है। So 3142 कहाँ पर है? 3142. Yes, this one is correct. Okay. So next question, the coefficient matrix in the system of n linear equation with n variables are reduced to what when it is solved by गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है तो हम जनरली क्या करते हैं, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं, आपको ध्यान होगा। सो जब इसको हम रिड्यूस करते हैं तो जो ये मैट्रिक्स होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की बात कर रहा है, वो रिड्यूस करने के बाद कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है? क्या लोअर ट्रायंगुलर बनता है, अपर ट्रायंगुलर, ऑर्थोगोनल या डायगोनल? सो आपको ध्यान होगा कि वो आपके पास जो बनता है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। ठीक है।
वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है. सो एज पर दिस ऑप्शन P means this one, upper triangular matrix is correct. Okay, if I have this system of equation, अगर ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो इसका मैट्रिक्स क्या बनता है 2 3 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 4 9 7 4. जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपके पास कैसा बनेगा 2 3 4. इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट, यू विल हैव 0 1 एंड 1. यस, तो आप देखो ये जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है. यही इस क्वेश्चन ने पूछा है. ये क्वेश्चन तो आई थिंक चैप्टर मॉड्यूल 1 का आ गया ये. ओके, ये भी देख लो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास, आपको पता है फॉरवर्ड डिफरेंस ये होता है, दिस इज़ योर फॉरवर्ड डिफरेंस. अगर ये फॉरवर्ड डिफरेंस होता है तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा? तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स अगर k है तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी k ही होगा. यस, बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन x, इट इज़ अ कांस्टेंट. सो डेल्टा ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा? डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज यू नो एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, दोनों ही k है, k माइनस के दैट इज़ 0. सो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0. ठीक है. नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जब सिम्पसन मेथड, सिम्पसन रूल से हम जब सॉल्व करते हैं आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को, जिसमें स्टेप साइज अगर h लेते हैं, तो जो एरर आता है वो किस ऑर्डर का होता है? दिस इज़ द क्वेश्चन. तो इसका आंसर आपके पास आएगा h स्क्वायर. h स्क्वायर ऑर्डर का एरर आता है जब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को बाय यूजिंग सिम्पसन्स रूल. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइट्रेटिव मेथड. कौन सा इनमें से आइट्रेटिव मेथड है? मतलब जिसको सॉल्व करते समय हमारे पास अप्रॉक्सीमेशंस आते हैं. क्लियर है? अप्रॉक्सीमेशन मीन्स आइट्रेटिव मतलब कि वी यूज टू करेक्ट, हम करेक्ट करते जाते हैं जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन, जो इनिशियल सॉल्यूशन आया उसको करेक्ट करते जाते हैं. इट मीन्स यू कैन से दैट वी यूज टू रिड्यूस द एरर. हम क्या करते हैं? रिड्यूस द एरर रिड्यूस करते हैं बाय इंक्रीजिंग द अप्रॉक्सीमेशन. तो वो इनमें से कौन सा है? तो गॉस जॉर्डन मेथड आपको पता है, इट इज़ अ डायरेक्ट मेथड, या इटरेटिव नहीं है, क्योंकि मेथड दो ही होते हैं ना आपके पास. एक तो डायरेक्ट मेथड होगा, ठीक है, और दूसरा मेथड आपके पास आइट्रेटिव है. तो इन दोनों में से कौन सा होगा? मीन्स आइट्रेटिव मेथड कौन सा इनमें से? सो गॉस एलिमिनेशन भी डायरेक्ट मेथड है. गॉस सिडल मेथड जो है आपके पास वो आइट्रेटिव मेथड है, क्योंकि गॉस सिडल में हम ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं, आपको ध्यान होगा. तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे मतलब है कि अगर मैं एलयू डिकम्पोजिशन जो करते हैं हम, क्राउड्स और टू लिटिल मेथड, वो भी आपके पास डायरेक्ट मेथड है. तो इसका आंसर जो आएगा वो है, ये डायरेक्ट मेथड है. सो आंसर गॉस एलिमिनेशन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ आइट्रेशन फॉर सॉल्विंग दी एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या जो भी है इक्वेशन आपके पास दिया है, अगर उसको आइट्रेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं तो जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? सो दैट इज़ डिपेंड अपॉन कि हम इनिशियल वैल्यू क्या लेते हैं. अगर इनिशियल हम वैल्यू हमने रूट के पास ले लिया है, जो भी हमारा रूट है उसके पास में अगर हमने इनिशियल वैल्यू ले लिया है, तो हमारा जो आइट्रेशन है वो लेस लगेगा इस सॉल्यूशन तक पहुंचने में. अदरवाइज़ अगर हमने आइट्रेशन दूर लिया है, अगर मान लो दिस इज़ योर एक्स इज़ द रूट, और मैंने अगर इनिशियल वैल्यू यहाँ ले ली एक्स नॉट, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे आसानी होगी इंस्टेड ऑफ अगर मैं यहाँ एक्स नॉट लेता हूँ तो. सो ऑब्वियसली इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल वैल्यू, जो भी हम इनिशियल वैल्यू लेते हैं उस पर डिपेंड करता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया है, बोला है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा. नाउ यू नोटिस हियर, यहाँ पर उन्होंने कोई मेथड नहीं बोला है. सो इसमें वैसे कोई भी मेथड आप अप्लाई करोगे सो आंसर तो वही आना है, चाहे आप गॉस जॉर्डन अप्लाई करो या फिर गॉस एलिमिनेशन अप्लाई करो, ये आंसर वही आएगा. ठीक है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं क्या सॉल्यूशन आना चाहिए इसका. क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे ये बताने हैं. तो फर्स्ट आई विल मेक इट यू नो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं. तो उस हिसाब से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए ऐसे आएगा. सो यू विल हैव 1 1 1 4 एंड देन 3 3 3 12
and then 5 5 6 10. ओके, सो आई विल रिड्यूस इट। इसमें मैं रो आइक्लन फॉर्म में चेंज करूँगा ना इसको, इसमें रो रिडक्शन करूँगा मैं। सो फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो बाय 3 and then I will reduce from means I am going to apply this operation R2 minus thrice of R1. ओके, सो आई विल फर्स्ट रो विल बी एज इट इज़, फर्स्ट रो तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट रो में हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 दैट इज 0 ऑल्सो। हियर ऑल्सो 12 क्रॉस 4 3 इज 12, इट इज़ ऑल्सो 0। सो ये ऑपरेशन कराने के बाद ये कंप्लीट रो 0 आ गई। नेक्स्ट में देख चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है। I have to apply R3 tends to R3 minus 5 times of R1। तो रो 3 में चेंज कर रहा हूँ मैं, आई एम चेंजिंग रो 3। कैसे चेंज करूँगा, रो 3 को एज इट इज़ रखूँगा और R1 में रो 1 में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इसमें मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, दिस टाइम आई विल मल्टीप्लाई 5 हियर होल। सो 5 5 5 5 5 5 20. So 5 minus 5 that is 0 0, and here it is 6 minus 5 1, and 20 minus 10 minus 20 that is minus 10। तो यहाँ पे आप देख ले हो कि रैंक ऑफ ए जो है वो आपके पास आ रही है 2 एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी भी आपके पास 2 आ रही है। सो सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी जो है वो लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से। सो नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास है यहाँ पे 3। सो इसीलिए यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आई होप आप लोगों को ध्यान होगा। अगर रैंक ऑफ, इसके लिए तो ये आंसर है, इफ़ सपोज रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी जो है वो इक्वल टू 3 आ जाता, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाता, सारा चीज़ इक्वल होता, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, इजंट इट। इसलिए इसके लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सपोज रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, अगर ये चीज़ हुई तो हमारे पास नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। ये चीज़ें आई होप आप लोगों को पता होगी। बहुत कुछ इसमें लिख दिया तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा होगा। लेट मी रैप दिस ऑल। मेरा मोटो है कि आप लोगों को बस चीज़ें समझ आ जाए। सो इट्स सॉल्यूशन इज़ इनफाइनाइटली। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाइल evaluating the definite integral by trapezoidal rule, the accuracy can be increased by, obviously इसका आंसर है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ सब इंटरवल लेंगे तो 100% हमारा एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं इंटरवल को केवल 2 ही इंटरवल लेता हूँ, मान लो A2, मान लो यहाँ बीच में x1 ले लिया मैंने, अगर मैं इस तरीके के 2 ही इंटरवल लेता हूँ तो ऑब्वियसली दी एरर के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। अगर मैं नंबर ऑफ़ इंटरवल्स बढ़ा दूँ, सपोज बिकॉज यू नो स्टेप साइज़ क्या होती है b माइनस ए बाई एन, तो अगर मैं n इंक्रीज़ कर दूँ तो स्टेप साइज़ कम हो जाएगा। स्टेप साइज़ कम होने से क्या होता है, एक्यूरेसी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सो इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। नाउ दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाई गॉस जॉर्डन मेथड, अगर गॉस जॉर्डन मेथड से अगर इस किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो दैट विल रिड्यूस टू व्हाट, दैट विल रिड्यूस टू यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, द नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इट विल बी। सो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अगर मैं जॉर्डन मेथड में मैं यूज़ करता हूँ, अगर मान लो ए एक्स इक्वल टू बी है तो ए को मैं कंसीडर करूँगा और उसको कॉलन लिखता हूँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो बनाता हूँ मैं ए कॉलन आई के लिए बनाता हूँ। देन आई विल रिड्यूस दिस ए टू आई, तो अगर मैं ए को आई बनाऊँगा तो आई यहाँ पे ए इनवर्स बन जाएगा। फिर ये जो ए इनवर्स निकला है उसको मैं इस बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा एंड देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आई थिंक ध्यान होगा आपको कि किस तरीके से गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई होता है।
तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ए से स्टार्ट किया एंड दैट इज़ रिड्यूस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं कहाँ पहुँच गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट यूनिट मैट्रिक्स। ओके, देखो यार, अगर मेथड पता है ना कैसे हो रहा है, तो दीज क्वेश्चंस आर जस्ट बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर मेथड का तरीका पता है कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन ईजिली डू। Simpson's one-third rule, this is also very important. Simpson's one-third rule is used only when the number of interval n is, n क्या होगा जब हम सिम्पसन्स वन थर्ड रूल यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर तो इसका ये है कि n इज़ ऑड, ये ऑड होगा तो ही अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी जब मैं BPUT के क्वेश्चंस कर रहा था, BPUT के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाए थे MCQs। आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस MCQs वहाँ पर भी हैं, न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड। सो यहाँ पे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, वो भी डिफरेंट क्वेश्चन है, तो देखना चाहो तो ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन आई थिंक वहाँ है, बिकॉज अभी जस्ट मेरे ध्यान में आया कि दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर। सो यू कैन चेक आउट, लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में BPUT के क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व है। AKTU के भी में भी कुछ जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है वो भी किया हुआ है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में ये चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अभी जस्ट यही इसी का डिस्कशन हो रहा था कि कौन सा मेथड जो है वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के काम आता है, मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने के काम आता है। तो ऑब्वियसली गॉस सिडल मेथड तो एटरेटिव मेथड है, इससे डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं हम। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल और एल्जेब्राइक इक्वेशन। इसमें तो मैट्रिक्स का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। गॉस जॉर्डन मेथड इज़ द ओनली मेथड जिसमें आउट ऑफ दिस जिसमें हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया था मैंने कि गॉस जॉर्डन जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, AI ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके चलते हैं, देन वी रिड्यूस A टू I, उसको I करते हैं बाय यूजिंग द रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम। सो रो रिडक्शन करके हम लोग क्या करते हैं, A को I बनाते हैं, और जैसे ही A को I बनाएंगे ऑटोमेटिकली ये I जो होता है वो A इनवर्स बन जाएगा। तो केवल गॉस जॉर्डन मेथड में हम ऐसा करते हैं ताकि हमारे पास A से A इनवर्स बन जाए। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मीन्स गॉस जॉर्डन मेथड। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है कि एक अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया है AX इक्वल टू B यूजिंग क्राउड्स मेथड। अब आपको क्राउड्स मेथड का यहाँ यूज़ करना है। आपको ध्यान होगा जब हम फैक्टराइज करते हैं A को, बिकॉज यू नो AX इक्वल टू B को सॉल्व करने के तो बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से एक मेथड आपका फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम A को फैक्टराइज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दैट इज A एंड U, इजंट इट? L एंड U, A को L और U के प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। यस, तो इसमें जो ये L दे रखा है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, आपको पता होगा, एंड दिस इज U इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ से भी आप लोगों को पता पड़ रहा होगा, ये डेफिनेशन लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ही है। ठीक है, सो अगर A को मैंने लिख दिया है L इंटू U प्रोडक्ट में, तो क्राउड्स मेथड में इनमें से कौन सी चीज़ सेटिस्फाई होती है। सो आपको पता है इसके दो मेथड आपके पास होते हैं, एक होता है डूलिटिल मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है क्राउड्स मेथड। डूलिटिल मेथड में क्या होता है, हम LI जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल्स को हम 1 लेते हैं। यस, और क्राउड्स मेथड में हम जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को हम 1 लेते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्राउड्स पूछा है, तो फॉर दैट द आंसर विल बी दिस वन।
ये इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। दे कैन जस्ट रिप्लेस दिस क्राउड मेथड को रिप्लेस करके यहाँ पे डू लिटिल मेथड लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं फॉर द सेम ऑप्शंस। तो इन दैट केस फॉर डू लिटिल मेथड के लिए आपका जो आंसर आएगा फॉर डू लिटिल मेथड इट विल बी LIA इक्वल टू 1। ओके, ठीक है। सो नाउ यू सी जैकोबी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो कौन से एजम्पशंस लेके चलते हैं। तो पहला तो एजम्पशन यही है कि इसके कन्वर्जेंस के लिए जो AX इक्वल टू B में जो A होना चाहिए, दैट A शुड बी, A क्या होना चाहिए, डायगोनली डोमिनेटेड होना चाहिए। ठीक है, डायगोनली डोमिनेटेड। अगर डायगोनली डोमिनेटेड होगा तो कन्वर्जेंस होगा। द सेम कंडीशन इज फॉर जैकोबी एंड एज वेल एज फॉर गॉस-सीडल मेथड। ओके, सो अब डायगोनली डोमिनेटेड होगा तो 100% उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, मेन डायगोनल्स, वो तो नॉन ज़ीरो होंगे। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा होने चाहिए। डोमिनेटेड का मतलब वही है कि मतलब डायगोनली के एलिमेंट हैं जो अपने बगल वाले एलिमेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उनसे ज़्यादा होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ वन मोर कंडीशन हेयर। नेक्स्ट अदर ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, वो गलत ही होंगे कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज़ क्वाइट स्लो एज़ कम्पेयर्ड विद अदर मेथड। ये बात भी एक्चुअली ये भी सही है, लेकिन ये कोई एजम्पशन नहीं है। ठीक है, हालांकि इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू गॉस-सीडल मेथड। ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट द एजम्पशन। ये क्वेश्चन एजम्पशन के लिए एजम्पशन पूछा गया, तो ये एजम्पशन नहीं है। इटरेशन इन्वॉल्व्स द जैकोबी मेथड कन्वर्जेंस, ये भी कोई एजम्पशंस नहीं है। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये तो जब ये ट्रू है तो ये तो फॉल्स ही हो गया। ठीक है, what is this question? The transformation of a coefficient matrix to upper triangular matrix is done using, जब हम इसमें मेथड नहीं लिखा हुआ है, इसमें मेथड आप लिख सकते हो, गॉस एलिमिनेशन मेथड को आप एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे जब गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो इसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो होता है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो हमने देखा था कि जिस A को हम रिड्यूस कर दिया था हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, आपने देखा था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी दिया था, देखा था हमने। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जो रिड्यूस किया वो किस एलिमेंट्री ऑपरेशन से किया? सो दैट वाज रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। वो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही किया था, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने नहीं लगाया था, केवल और केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था। इसीलिए साइमल्टेनियस रो कॉलम ये भी गलत है। This one is also wrong, and column transformation is also wrong. So this one is correct answer. Okay. Now, what is the main difference between Gauss-Jacobi and Gauss-Seidel? This question is actually I picked from some site. उस जो साइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके, वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, MCQ दिए हैं, आप वहाँ पर भी जाके क्वेश्चन देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज आई पिक्ड फ्रॉम देयर। सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? उनमें मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें यही है कि जब कंप्यूटेशन करते हैं जैकोबी मेथड में, दैट कैन बी डन पैरेलल, और गॉस-सीडल मेथड में पैरेलल नहीं होता। इसका सिंपल सा मतलब अगर मैं बताऊं, जैसे कि आपके पास इक्वेशन दिया होगा, मान लो 7x + 2y = 3 है, और कोई और इक्वेशन ले लूँ मैं यहाँ पे, x + 5y = 1, तो आप देखोगे आई हैव इंटेंशनली टेकन दिस 7 and 5 here which is greater than these two. सो ये डायगोनली डोमिनेटेड का मतलब यही है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे A के, वो बड़े होने चाहिए। सो जब मैं इसको रिड्यूस करता हूँ गॉस-जैकोबी मेथड से, सो इनिशियली मैं मान के चलता हूँ कि एक्स वाई जो है, x0 y0, वो 0 0 है। तो अगर मैं 0 0 मतलब सपोज फर्स्ट आई विल रिड्यूस इट, इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो आ जाएगा 3 - 2y/7, और y की वैल्यू मैं इसमें से पिक करूंगा, सो इट विल बी 1 - x/5। तो
तो फिर इनिशियली मैंने एक्स नॉट वाई नॉट ज़ीरो लिया है, तो यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू मैं ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो एक्स नॉट की वैल्यू एक्स वन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, योर नेक्स्ट एक्स वन वैल्यू ऑफ एक्स वन इज़ 3/7। अब जैकोबी में क्या होता है कि हम y में भी हम x इक्वल टू ज़ीरो ही सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि हमने इनिशियली x इक्वल टू ज़ीरो लिया है। सो इन जैकोबी के केस में, इन जैकोबी वैल्यू ऑफ y जो होगी, x नॉट x की वैल्यू मैं ज़ीरो सब्सटीट्यूट करूंगा, दैट विल बी 1/5। लेकिन सिडल मेथड में, इन सिडल मेथड, इसमें क्या होगा, y की वैल्यू ऑफ y विल बी 3 माइनस, सॉरी 1 माइनस, हियर इट इज 1 ना, यू सी 1 माइनस x/5 है। सो 1 माइनस जो रिसेंट वैल्यू आई है ना x की, दैट 3/7, दैट विल कम हियर डिवाइड बाई 5। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ पे आपने पैरेलल का मतलब यही है कि जो वैल्यू x नॉट की हमने पहले एज्यूम की थी y नॉट की, वही सब्सटीट्यूट कर दिए दोनों जगह। लेकिन गॉस सिडल में पैरेलल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि गॉस सिडल में हम जो रिसेंट वैल्यू होगी वही यहाँ पे पिक करके डालेंगे, ठीक है। सो इसका जो, सो दिस विल बी 1 माइनस 3/7 मीन्स 7 माइनस 3 4, 4/35। तो 4/35 आएगा गॉस सिडल y1 की वैल्यू फ्रॉम गॉस सिडल मेथड, एंड फ्रॉम गॉस जैकोबी मेथड इट विल बी 1/5। तो आप डिफरेंस देख रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइट्रेटिव। आइट्रेटिव मेथड नहीं है, तो ऑब्वियसली आइट्रेटिव मेथड नहीं है बोला, इट्स नॉट एन आइट्रेटिव मेथड। गॉस जैकोबी आइट्रेटिव मेथड है, गॉस सिडल आइट्रेटिव मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड आइट्रेटिव मेथड है, गॉस जॉर्डन नहीं है। डायरेक्टली आपको पहले भी बताया जा चुका है कि गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन, एलयू डिकम्पोजिशन, क्राउड्स डूलिटल, ये सब डायरेक्ट मेथड है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन। सिमिलरली विच ऑफ द मेथड इज डायरेक्ट मेथड फॉर सॉल्विंग। अब डायरेक्ट मेथड पूछ रहा है, तो गॉस जैकोबी अभी देखा था आइट्रेटिव है, रिलैक्सेशन आइट्रेटिव है, क्रैमर्स रूल जो है ना इसमें गॉस सिडल आइट्रेटिव। क्रैमर्स रूल इज एक्चुअली इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिटर्मिनेंट मेथड। सो ये क्रैमर्स रूल जो है वो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। हियर okay, this one is the last but not the least. The Jacobi method is method of solving a matrix of on a matrix that has no zero along. Obviously ये क्या था, इससे पहले ही इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बट दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली दे आस्क इन अ डिफरेंट वे। सो इसका आंसर क्या आएगा, लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल में जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कन्वर्जेंस के लिए हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये डायगोनली डोमिनेट होगा, मैट्रिक कोफिशिएंट मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेटेड होगा। और जो डायगोनली डोमिनेटेड होगा तो नॉर्मल सी बात है कि लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे दैट शुड बी हायर। हायर मतलब ऑब्वियसली वो ज़ीरो तो नहीं होंगे एटलीस्ट। सो लीडिंग जो डायगोनल है वो ज़ीरो नहीं होगा। सो मेरे ख्याल से हमने मॉड्यूल 2 के ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेक्शन को टच किया है, हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज़ यार, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जब देखते हैं कि लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑब्वियसली दुख होता है, ठीक है। सो गाइज हमने मॉड्यूल 2 जो है उसके ईच एंड एवरी सेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे किए हैं। यू सी हियर गॉस डिफरेंशिएशन इसका पार्ट ही नहीं है। गॉस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इज नॉट द पार्ट। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रेपेजोइडल रूल से क्वेश्चन देखा था हमने, सिम्पसन्स 1/3 से देखा, 3/8 से भी इन द सेम वे वी कैन सी। जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है उसमें से भी हमने क्वेश्चन देखा था, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, क्राउड्स मेथड, जैकोबी, गॉस सिडल, रिलैक्सेशन, ईच एंड एवरी सेक्शन वी टच। और क्राउड्स के साथ एक और मेथड हमने देखा, डूलिटल मेथड, विच इज केम अंडर द एलयू डिकम्पोजिशन मेथड के अंदर वो आता है, ठीक है, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक।
हमने ईच एंड एवरी सेक्शन इसके टच किए हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू किए हैं। आई होप आप लोगों को सारे एमसीक्यू पसंद आए होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट जो है पार्ट, उसमें हम लोग मॉड्यूल 3 को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं मॉड्यूल 3 ही बनाऊं पहले, या फिर अब आप लोग कमेंट में बता देना कि मॉड्यूल 3 सही रहेगा पहले या मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 5 के जो है एमसीक्यू वो जल्दी रेडी हो जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी चैनल पे वीडियो भी हैं और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी रेडी है, पड़े हैं मेरे पास। तो आप बताओ पहले मॉड्यूल 3 चाहते हो या मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5? सो कमेंट, एंड थैंक यू so much for watching the whole video. See you in the next video.